Hey guys, welcome back. Our today's discussion is going to be on chemical reactions of carboxylic acid, जिसको मैंने further divide किया है into 4 parts. So the first part is the reactions involving the cleavage of oxygen-hydrogen bond. Second one being the reactions involving cleavage of carbon-oxygen bond. Third one is the reaction involving the whole COOH group. And the last one is reaction involving the हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. आज की वीडियो में हम सिर्फ इसी से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इसको भी वैसे मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो इन दिस वीडियो विल बी डूइंग ओनली 1 पार्ट, इन द नेक्स्ट वन विल बी डूइंग द सेकेंड पार्ट. ठीक है. जैसा कि मैंने बताया कि आज हम रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें क्लीवेज हो रही है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की. तो इसको मैंने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो यू कैन नोट डाउन दिस एज वेल. ये पूरा फ्लो चार्ट तुम नोट डाउन कर सकते हो सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू स्टडी इन पार्ट्स. ठीक है. तो हम यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे दिस फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है एसिडिटी पे, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. राइट. तो स्टार्ट करेंगे विद द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स नाउ. तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड O एंड OH. राइट. ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का. इसमें हमें करना क्या है, वी हैव टू ब्रेक द OH बॉन्ड. इस बॉन्ड की हमें क्लीवेज करनी है. तो देखो, जब भी OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी देन इन दैट केस H+ आयन इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड. राइट. जहाँ पे भी तुम्हारा OH बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से तुम्हारा H+ बाहर जाएगा, और जो भी मॉलिक्यूल तुम्हारा H+ प्रोड्यूस करता है हम उसको क्या कहते हैं, दैट इट इज एसिडिक इन नेचर. राइट. तो ये वाली जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये हमें बताती हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में साथ में ही लिख दिया है एसिडिटी. अब इस एसिडिटी को प्रूव करने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन करवाने वाले हैं विद मेटल्स एंड अल्कलीज. अगर तुम्हें याद हो, हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाले चैप्टर में अल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी जब प्रूव करी थी, वहाँ पे भी हमने रिएक्शन करवाया था उनका विद मेटल्स एंड द अल्कलीज. राइट. जहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी और वाटर रिलीज होता था. राइट. व्हेन यू रिएक्ट विद मेटल एंड NaOH. अगर नहीं भी याद है तो इट्स ऑल राइट, आई विल जस्ट डिस्कस दैट अगेन, क्योंकि वही सेम रिएक्शन हमें यहाँ पे करना है. ठीक है. तो लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द मेटल्स एंड अल्कलीज. इन्हीं रिएक्शन से हम प्रूव करेंगे कि हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है. तो पहले रिएक्शन देखेंगे मेटल के साथ. लेट्स सी ए जनरल रिएक्शन. RC डबल बॉन्ड O, OH है तुम्हारे पास. इसका रिएक्शन करवाएंगे एक एक्टिव मेटल के साथ. ठीक है. जैसे हमने ले लिया सोडियम, तो होगा क्या, इट्स वेरी इजी. OH बॉन्ड तुम्हें ब्रेक करना ही है, दिस यू नो. तो H+ निकाल के उसकी जगह Na+ लगाना है बस. ठीक है. इट्स दैट सिंपल. H+ निकालोगे यहाँ से और उसकी जगह क्या लगाओगे, Na+. तो यहाँ पे मैकेनिज्म तो हमें करना नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे RCOONA, और साथ में इसके इवॉल्व हो जाती है हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो जब हम मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इन दैट केस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. ठीक है. ये हो गई पहली रिएक्शन. ऐसे ही तुम देख सकते हो रिएक्शन विद अल्कली. इसको बैलेंस भी कर लेना. बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, सो नाउ इट विल बी बैलेंस्ड. राइट. और तुम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा सकते हो विथ अल्कली एज वेल. राइट. RCOOH प्लस लेट्स से कि हमने ले लिया यहाँ पे NaOH. तो अगर NaOH लिया है, सेम रिएक्शन होना है. अगेन सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड RCOONA
बट इस बार बाय प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड तो तुम्हें ब्रेक करना ही है, दिस यू नो। अब यहाँ से जो H प्लस गया और NaOH का जो OH माइनस है, ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर। तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस विल फॉर्म वाटर, और ये वाला Na यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। सो योर मेन प्रोडक्ट्स विल बी दीज टू। ठीक है, इसको भी तुम बैलेंस कर सकते हो इफ़ इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो ये दोनों रिएक्शंस तुम्हारी हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की विद मेटल एंड अल्कली। देखो अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो होते हैं दे यूजुअली डोंट रिएक्ट विद वीक बेसिस, राइट, लेकिन क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो उनसे ज़्यादा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारे वीक बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ और कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन दिखाते हैं। कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये वाली जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं यहाँ पे, और एक और जो हम रिएक्शन अभी देखेंगे, ये रिएक्शंस यूज़ होती हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब भी तुम्हें डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, या फिर डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए तुम ये वाली रिएक्शन करवा सकते हो। अगर सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaOH के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं, ये वाला तो खैर यूज़ मत करना, ये वाला आई थिंक वुड बी मोर प्रेफर्ड, क्योंकि वहाँ पे गैस रिलीज हो रही है ना, तो ईजिली डिटेक्टेबल होगा। ठीक है, सो दिस वन यू कैन यूज़, ये वाला बस ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, राइट। सो लेट्स सी वन मोर रिएक्शन। NaOH की जगह लेट मी टेक ओवर हियर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इसकी जगह ले लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, ये वाला प्रोडक्ट तो पक्का बनेगा, राइट, Na प्लस और ये है HCO3 माइनस। तो यहाँ पे Na तो इसकी जगह चला जाता है, साथ में क्या इवॉल्व होता है तुम्हारा, साथ में तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन हियर H2O एंड CO2। तो ये तुम्हारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं अलॉन्ग विद द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा सकते हो विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विद सोडियम कार्बोनेट, विद सोडियम मेटल, विद NaOH, एनीथिंग। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस प्रूफ हैं दैट योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट वी विल बी डिजॉल्विंग आवर कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर, और फिर उसकी एसिडिटी देखेंगे कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है, राइट। सो लेट्स टेक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इसको हम करेंगे वाटर में डिजॉल्व, तो क्या मिलेगा हमें, ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होने वाला है, OH बॉन्ड, इसको ऐसे ही दिखा देते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन, यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, और वो H प्लस किससे जाके अटैच होने वाला है, विद द वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो H2O से क्या बन जाएगा हमारा, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और साथ में क्या इवॉल्व हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डिजॉल्व करेंगे, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, पानी में डिजॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक तो हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा और दूसरा हमें हाइड्रोनियम आयन मिलने वाला है, राइट। तो अब देखो ये रिएक्शन हमें एसिडिटी की स्ट्रेंथ के बारे में कैसे बताएगा। जैसे हम अगर इस रिएक्शन के लिए लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या होता है, इट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम तभी लिखोगे जब ये पूरा सिस्टम आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम, राइट। रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जब ये पूरा इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब जाके तुम क्या लिख सकते हो इसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स RCOO माइनस है प्रोडक्ट में, और H3O प्लस है प्रोडक्ट में, डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में तुम्हारा क्या है, RCOOH, और साथ में पड़ा हुआ है वाटर,
ठीक है। अब ये चीज़ हमें पता है कि वाटर यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा इन कंपैरिजन टू योर एसिड, तो इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम इनटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू RCOO माइनस, ऊपर है H3O प्लस, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बच जाएगा RCOOH, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे कि मैंने कहा कि वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सॉल्वेंट है, तो इसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट ये हो गया और K इक्विलिब्रियम तो है ये कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट्स मिलके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे, वेयर शुड आई राइट, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ जाना, इसको हम लिखेंगे एज KA। KA क्या है हमारा, KA इज आर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। KA हमें क्या बताएगा, KA हमें बताएगा एसिड की डिसोसिएशन की टेंडेंसी, सो दिस इज आर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो KA किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू के इक्वल। सो वी कैन राइट ओवर हियर, आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग कि KA किसके इक्वल है, K इक्विलिब्रियम और H2O की कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इक्वल टू दिस होल थिंग विच इज RCOO माइनस H3O प्लस, और साथ में नीचे क्या है RCOOH, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा KA। तो KA तुम्हें क्या बता रहा है, KA तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा एसिड की कितनी टेंडेंसी है डिसोसिएट होने की और डिसोसिएट होके H+ आयंस देने की, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन देने की, राइट। तो जितने ज़्यादा वो H+ आयंस देगा या फिर हाइड्रोनियम आयंस देगा, उतना ज़्यादा ही वो एसिडिक होगा। दैट मीन्स वी विल से दैट हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, राइट। सो कैन आई राइट अ जनरल स्टेटमेंट ओवर हियर कि जितना ज़्यादा KA उतना ज़्यादा तुम्हारे एसिड की स्ट्रेंथ होगी। दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। acid dissociation constant Ka is going to be directly proportional to the strength of acid, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होगी उतनी बड़ी वैल्यू आती है तुम्हारी Ka की, क्योंकि उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा रिएक्शन जाने वाला है, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होगी उतना ज़्यादा H+ बनेगा, यानी कि उतना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा रिएक्शन जाएगा, ठीक है। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेकिन यूजुअली हम Ka यूज़ नहीं करते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ pKa, ठीक है। pKa हम यूज़ करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। दिस इज़ अ मोर अप्रोप्रिएट टर्म। कैसे, देखो pKa समझने के लिए सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं pH पे, ठीक है। pH तुम्हें याद ही होगा क्या होता है। pH हम कहते हैं इट इज़ जस्ट माइनस लॉग ऑफ H+, मैथमेटिकली, है ना। मैथमेटिकली हम pH को कैसे लिखते हैं, माइनस लॉग ऑफ H+, यानी कि ये हमें बताता है कि कितने H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे सोल्यूशन में। तो जितने ज़्यादा H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है उतना ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन होता है और उतनी ही कम pH की वैल्यू होती है, राइट। दिस वी ऑलरेडी नो कि pH की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर pH 1 वाला कोई कंपाउंड है और pH लेट्स से 5 वाला कोई कंपाउंड है, तो दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जिसकी pH की वैल्यू कम है, यानी कि pH 1 वाला, राइट। तो सेम ही लॉजिक हमें लगाना है pKa के केस में भी। यहाँ पे देखो pKa को हम कैसे लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ Ka। तो Ka हमें क्या बता रहा है, एसिड का डिसोसिएशन के कितना हो रहा है, राइट। तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू pKa। जैसे कि इस केस में है, जितने ज़्यादा H+ आयंस उतनी कम वैल्यू
पीएच की, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है ना, तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड, राइट। जितनी ज़्यादा H+ की वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन, उतना ही कम पीएच की वैल्यू। सिमिलरली ओवर हियर मैंने कहा कि एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब उसकी Ka की वैल्यू हायर होगी। तो अगर Ka की वैल्यू हायर है, लेट्स से कि हायर है, तो pKa की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। देखो नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, तो अगर ये वैल्यू बढ़ी तो ये वैल्यू पक्का क्या होगी, कम होगी। सो आई कैन राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन pKa and Ka as inversely related. तो Ka is directly proportional to strength of acid, which is inversely proportional to pKa. ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक होता है, यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ज़्यादा बड़ी उसकी Ka की वैल्यू होगी और उतनी ज़्यादा छोटी उसकी pKa की वैल्यू होगी, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। बस इसको pH से रिलेट कर लेना, बाकी सब वही चीज़ है, राइट। तो ये हो गया। अब pKa के बेसिस पे हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वो देखते हैं। देखो अगर तुम्हारी pKa की वैल्यू है लेस देन 1, तो इसको हम डालेंगे इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर तुम्हारी pKa की वैल्यू आती है लेट्स से बिटवीन 1 to 5, तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड। ये समझ जाना क्या लिखा है मेरी गंदी राइटिंग से, दिस इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर तुम्हारी pKa की वैल्यू आती है लेट्स से बिटवीन 5 to 15, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। एंड इफ योर pKa वैल्यू इज ग्रेटर देन 15, 15 से भी ज़्यादा हो गई, अब pKa इतना बड़ा हो गया तो एसिडिटी तुम्हारी बहुत कम हो जाएगी। सो वी विल राइट हियर, देन इन दिस केस इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीमली वीक एसिड, ठीक है। तो ये एक समरी है ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यू। तुम देख सकते हो कि एसिड कैसा है, वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, वीक और एक्सट्रीमली वीक, ठीक है। तो ऐसे तुम डिटरमाइन कर सकते हो। बाकी हम एसिडिटी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एज वेल। देखो जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया था तो वहाँ पे हमें क्या मिला था, उसका कॉन्जुगेट बेस। जैसे ये था हमारे पास RCOOH, व्हेन वी डिज़ोल्व्ड इट इन वाटर, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें मिला हाइड्रोनियम आयन H3O+, और साथ में मिला हमें कार्बोक्सिलेट आयन RCOO-, राइट। तो बेसिकली ये जो हमारा एसिड है इसने H+ दे दिया H2O को और ये कन्वर्ट हो गया इनटू RCOO-, राइट। यहाँ पे ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज एन एसिड, ठीक है, क्योंकि ये H+ दे रहा है तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। और अब देखो ये RCOO- में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या बन चुका है इसका, दिस इज़ द conjugate base of carboxylic acid। conjugate acid base pair क्या होते हैं, जो सिर्फ एक H+ आयन से डिफर करते हैं, those are known as conjugate acid base pair, राइट। तो यहाँ पे ये और ये क्या है, conjugate acid base pair, जो सिर्फ एक H+ से डिफर कर रहे हैं, राइट। अब देखो ये चीज़ हमें पता है कि जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है उतनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती है हमारे एसिड की, राइट। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, more will be the strength of acid, more will be the strength of acid,
राइट ये चीज़ हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में भी काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होती है. देखो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे स्टेबल क्यों होगा, बिकॉज इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस RCOO माइनस. ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है. दिस इज एसिडिक इन नेचर, राइट. तो देखो कैसे स्टेबल है इसका कॉन्जुगेट बेस. ये रहा हमारा RCOO माइनस. यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज गोइंग टू रेजोनेट, ये शिफ्ट होगा इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर एंड देन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू शिफ्ट फर्दर. तो यहाँ से यहाँ आए, इसके बाद यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर नेक्स्ट ऑक्सीजन पे जाएंगे. सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर दैट यू गेट. अब मिलेगा तुम्हें RCO, यहाँ पे मिलेगा RC सिंगल बॉन्ड O माइनस, यानी कि इस साइड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O. ठीक है, सो दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर योर कार्बोक्सिलेट आयन. और अगर तुम ध्यान से देखो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो शक्लें हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम, राइट. लेट्स से ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है. तो ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं या ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनकी शक्लें बिल्कुल सेम हैं. तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी होती हैं दे आर नोन एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. दे आर नोन एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अब नॉन इक्विवेलेंट मतलब कि जो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं दिखते, राइट. यहाँ पे तो देखो एग्जैक्टली एक जैसे दिख रहे हैं, RC. एक साइड है डबल बॉन्ड O, एक साइड है डबल बॉन्ड O, दूसरी साइड है सिंगल बॉन्ड O माइनस, दूसरी साइड है सिंगल बॉन्ड O माइनस. तो एग्जैक्टली सेम है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो क्योंकि कॉन्जुगेट बेस इतना ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए इस एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज़ गुड, राइट. यहाँ पे ये क्या होता है, अच्छा एसिड होता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसका तुम वैसे रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हो. रेजोनेंस हाइब्रिड में बस ये दिखाओगे कि नेगेटिव चार्ज इन ऑक्सीजन एटम्स पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है. सो यू कैन शो लाइक दिस, R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पूरे इसमें नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है. सो दिस इज़ योर रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, तो ऐसे तुम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से अपने एसिड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सकते हो या किसी और के साथ कंपेयर कर सकते हो. कंपैरिजन हम अभी करने वाले हैं. तो हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं अब तक उन सब में से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दैट इज़ द मोस्ट एसिडिक. ठीक है, तो हम एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं. देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज़ मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू योर फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स. ठीक है, और अगर फिनॉल्स और अल्कोहल्स का कंपैरिजन करें तो ये हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है इन द लास्ट चैप्टर. तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक, राइट. इसका रीज़न भी हमने देखा था उसी चैप्टर में. सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो आई विल गिव द लिंक टू द सेम वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फिनॉल्स और फिनॉल्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स, राइट. बट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कंपेयर करते हैं विद द मिनरल एसिड्स जैसे कि तुम्हारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑल दीज. तो अगर हम मिनरल एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कंपेयर करेंगे तो मिनरल एसिड्स आर कंसिडर्ड एज हाईली एसिडिक इन नेचर. ठीक है, मिनरल एसिड्स जो होते हैं लाइक HCl, H2SO4, HNO3 वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से. तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज़ योर एसिडिटी ऑर्डर. नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर एक्सेप्ट दिस पार्ट कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है
फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है? देखो मिनरल एसिड्स तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बहुत ईजीली H+ यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, जैसे HCl है ना, तो यहाँ से बहुत ईजीली H+ निकल जाएगा। सो ऑब्वियसली मिनरल एसिड्स तो एसिडिक होंगे ही कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करने जाएं कार्बोक्सिलिक एसिड का और फिनॉल का, तो यहाँ पे ये क्यों ज़्यादा एसिडिक आ रहे हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका भी मैंने बता ही दिया, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द वीडियो, राइट। इसका रीज़न तुम देख लेना इफ़ यू डोंट नो। इसका मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा फिनॉल से एसिडिक क्यों है। ठीक है, तो जैसे हमने ऑलरेडी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लिए इसके कॉन्जुगेट बेस के। देखो जब तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू इट्स कॉन्जुगेट बेस विच इज कार्बोक्सिलेट आयन, तो इस केस में जो तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या देता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। whereas if phenols get dissociated, फिनॉल्स तुम्हारे डिसोसिएट होते हैं और ये तुम्हें देते हैं फिनॉक्साइड आयन, तो इसके केस में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो होते हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चाहे बना के देख लेना एक बार कि फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होते हैं। ऑलराइट, सो फिनॉक्साइड आयन मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इट लुक्स लाइक दिस, O-, राइट। और कार्बोक्सिलेट आयन तुम्हारा कैसा होता है, RCOO-। तो इसके केस में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और फिनॉक्साइड आयन के केस में नॉन इक्विवेलेंट बन रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी कि जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, ये कॉन्जुगेट बेस है, राइट, तो जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज़्यादा एसिडिक तुम्हारा कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन में से ज़्यादा स्टेबल कौन निकल के आता है, ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, और इसके नॉन इक्विवेलेंट है। सो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड रीज़न तुम यहाँ पे लिख सकते हो ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, दैट कार्बोक्सिलेट आयन के केस में जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम पे हो रहा होता है। ये मैंने दिखाया भी अभी अभी कैसे बनाए थे कॉन्जुगेट बेस के स्ट्रक्चर, राइट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज जो डीलोकलाइज हो रहा था वो सिर्फ ऑक्सीजन एटम पे डीलोकलाइज हो रहा था। सो यू कैन राइट डाउन हियर डीलोकलाइजेशन of negative charge, delocalization of negative charge on electronegative oxygen atom, right। जो हमारा डीलोकलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का वो किस पे हो रहा है, ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आटम, जो कि स्टेबल होता है। वी नो दैट अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम पे आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, right, whereas in case of phenoxide ion the delocalization of negative charge, या फिर हम डायरेक्टली लिख देते हैं delocalization is on oxygen as well as less electronegative carbon atom, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। ठीक है, तो अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाता। सो दिस इज़ हाउ यू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो यही हमारा ज़्यादा स्टेबल निकल के आ रहा है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोर एसिडिक इन नेचर इन कंपैरिजन टू फिनॉल्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा रीज़न होता है। दो रीज़न मैंने बताए, एक इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, और दूसरा रीज़न कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डीलोकलाइज हो रहा है और
फिनॉल्स के केस में एक बार तो आ रहा है नेगेटिव चार्ज तुम्हारा ऑक्सीजन एटम पे, बट बाकी के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सब में तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है इट अपीयर्स ऑन कार्बन एटम विच इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. In the next class, we will be talking about the effects of substituents on the acidity of carboxylic acid. यानी कि अगर carboxylic acid में हम substitutions करते हैं, कोई substituents लगाते हैं, तब उसकी acidity कैसे effect होगी, whether it is going to increase or decrease. तो वो हम करेंगे next video में. ठीक है? Thanks for watching guys. Have a great day ahead.